हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 8 रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो हम पढ़ रहे थे कि ऐसे कौन से दो मुद्दे थे जिनकी वजह से बीजेपी जो है उसका राइज हुआ था एज अ हिंदुत्व पार्टी। तो एक केस था शाहबानो केस जो कि 1985 में हुआ था, जिसके बारे में हम इससे पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज दूसरे मुद्दे के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा मुद्दा है अयोध्या डिस्प्यूट का। तो इसमें हमें बताया हुआ है कि फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है फरवरी 1986 में ऑर्डर आता है। क्या ऑर्डर आता है? ऑर्डर ये आता है कि बाबरी मस्जिद के जो प्रेमाइसेस है वो हिंदुओं के लिए खोल देने चाहिए ताकि हिंदू वहां जाकर प्रेयर कर सके। अब किसी मॉस्क के जो दरवाजे हैं वो क्यों खोले जा रहे हैं? ताकि वहां पर हिंदू कम्युनिटी जाकर प्रेयर कर सके। तो इसके पीछे की एक कहानी है। कहानी क्या है? देखो, बाबरी मस्जिद अयोध्या में एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है। डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर मतलब कि इस स्ट्रक्चर को लेकर पहले विवाद हुआ करता था। क्या विवाद हुआ करता था? देखो, दो पक्ष थे, एक मुस्लिम पक्ष था, एक हिंदू पक्ष था। मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये जो बाबरी मस्जिद है ना, ये 16th सेंचुरी मॉक्स है, यानी कि 16th सेंचुरी से ये मॉक्स वहां पे खड़ा है। इसको जो बाबर का जनरल था मीर बाकी, उसने बनवाया था और इसीलिए वो बाबरी मस्जिद है और वो मॉस्क है। लेकिन हिंदू पक्ष कहता है कि ये मंदिर जो है राम मंदिर, उसको तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया गया है। मतलब जो बाबरी मस्जिद है ना, वो पहले मंदिर हुआ करता था, वहां पर राम जी का मंदिर था और उसको तोड़कर बाबर के जो जनरल था मीर बाकी, उसने बाबरी मस्जिद बनाया था। इसलिए जब वो पहले राम मंदिर था तो वहां पे बाद में भी राम मंदिर होना चाहिए। ये मुद्दा इतना बड़ा हो जाता है और इतना एक बड़ा सा नेशनल क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो मामला है वो कोर्ट के साथ चला जाता है, क्योंकि ये मामला हो जाता है बहुत बड़ा। इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि कोर्ट के साथ तो चला ही जाता है मामला। और कोर्ट क्या करती है, 1940s में इस मॉस्क को लॉक कर देती है, बंद कर देती है कि यहाँ पर ना ही मुस्लिम्स जाएंगे ना ही हिंदू जाएंगे, ऐसे बंद कर देती है 1940s में। लेकिन बाद में फैजाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है ऑर्डर आता है फरवरी 1986 में कि अब इसके दरवाजे खोल दो, प्रीमाइसेस खोल दो। किसके लिए? हिंदुओं के लिए, क्योंकि हिंदू क्या मानते हैं, इसे टेम्पल मानते हैं, तो यहाँ पर आकर अपनी पूजा अर्चना कर सके, इसलिए। अब इस ऑर्डर के क्या नतीजे निकलते हैं, क्या रिजल्ट्स निकलते हैं? तो देखो, रिजल्ट ये निकलता है कि मोबिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। दोनों ही हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी में जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे वो क्या करते हैं, लोगों को मोबिलाइज करना शुरू कर देते हैं, इस मुद्दे पर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, ये मुद्दा बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है कि एक नेशनल क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पे मस्जिद होना चाहिए या मंदिर होना चाहिए। जगह जगह जहाँ देखो वहां पर हम देखते हैं कि इस बात को लेकर डिबेट होना शुरू हो जाती है। उस टाइम का जो माहौल था वो बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है पूरी कंट्री में, क्योंकि हर जगह सिर्फ यही बात हो रही थी कि ये मस्जिद है या मंदिर है। तो इस चीज को लेकर उस टाइम पे सिचुएशन थोड़ी सी टेंस हो जाती है और इतनी टेंस हो जाती है कि सब तरफ इस चीज को लेकर बात चल रही है। हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा टेंशन का भी माहौल है। एक टाइम पे तो ऐसा माहौल बन जाता है कि कम्युनल राइट्स यानी दंगे वाला माहौल भी बन जाता है। इतना ज्यादा टेंशन उस टाइम पे हो जाता है, इतनी ज्यादा मोबिलाइजेशन हो जाती है। हम देखते हैं कि इसका एक नतीजा ये निकलता है कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, जो हिंदू लोगों को मोबिलाइज करने वाले ऑर्गेनाइजेशन थी, वो एक क्या करती है, रथ यात्रा निकालती है। कहाँ से निकालती है? गुजरात के सोमनाथ से लेकर अयोध्या जो यूपी का है वहां तक रथ यात्रा निकालती है ये ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या होता है, देखो, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया था। और बाद में क्या होता है, बाद में इस बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया जाता है। कैसे, वो हम आगे पढ़ते हैं। देखो, दिसंबर 1992 में कार सेवा ये की जाती है को वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि सपोर्ट कर रही थी कि हाँ राम मंदिर बनना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कार सेवा शुरू की जाती है। कार सेवा क्या है? कार सेवा का मतलब है वॉलंटरी सर्विस बाय द डिवोटीज, ताकि राम मंदिर जो है बन सके। तो ये सर्विस जो है कौन दे रहे थे? डिवोटीज दे रहे थे, भक्त दे रहे थे।
उनके बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने कार सेवा की। अब क्या होता है, उस टाइम तक सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस हो चुकी थी। 1992 आने तक जो सिचुएशन थी बहुत ज्यादा टेंस हो चुकी थी, दोनों तरफ से हम देख रहे थे। मैंने ये भी बताया कि एक टाइम पे ऐसा माहौल बना था कि लग रहा था कि दंगे भी हो सकते हैं। तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है स्टेट गवर्नमेंट को, यूपी में उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट थी बीजेपी की, तो उसे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए आप पूरा ध्यान रखिए, सिचुएशन जो है वो खराब होती जा रही है, टेंस होती हुई हमें नजर आ रही है, इसलिए जो ये डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है बाबरी मस्जिद का, आप इसे सुरक्षित रखिए, इसे किसी भी तरीके से कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए। तब स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे और यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं होगा उस स्ट्रक्चर को। लेकिन फिर भी 6 दिसंबर 1992 को हजारों लोग गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं और बाबरी मस्जिद को तोड़ देते हैं। उसके बाद होना क्या था, दंगे के माहौल और जो सिचुएशन थी वो वर्स हो ही गई थी। और जैसे ही मॉस्क टूटता है सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो जाती है। पूरे इंडिया में हम देखते हैं कहीं ना कहीं हर जगह दंगे होने शुरू हो जाते हैं। फैजाबाद, अयोध्या में भी हम देखते हैं कि सिचुएशन काफी खराब हो जाती है। ये दंगे बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि मुंबई में तो फिर से दंगे बंद होने के बाद फिर से जनवरी 1993 में दंगे शुरू हो जाते हैं और कम से कम 2 हफ्तों तक चलते हैं। तो हम देखते हैं कैसी कंडीशन उस टाइम पे हो जाती है। अब इस दंगे का, ये बाबरी मस्जिद टूटने का क्या नतीजा निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि स्टेट गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की थी और स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है। और भी जहां पर पूरे इंडिया में बीजेपी का रूल था वहां पर बीजेपी का रूल नहीं रहता, बल्कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। जो सीएम थे यूपी के, उनके अगेंस्ट एक केस चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले ही कहा था कि स्ट्रक्चर को कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी कहा था कि खतरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी खतरा हुआ, इसलिए उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाता है। उसके बाद में काफी सारी पार्टी जो है अपना रिग्रेट एक्सप्रेस करती है, दुख जताती है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ है, और भी काफी सारी चीजें होती है। और लास्ट हमें बताया हुआ है कि इसके ये नतीजे निकले कि कमीशन अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये देखने के लिए कि ऐसे क्या माहौल बने जो कि बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया और इसमें किस किस का हाथ है, ये सब देखने के लिए एक कमीशन को भी अपॉइंट किया जाता है। उस टाइम पर बहुत ज्यादा डिबेट भी चल रही थी इस बात को लेकर कि इंडिया में क्या यही सेक्युलरिज्म है, क्या ऐसे ही चलेगा, क्या हमेशा कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ही रहेगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइम पे उठ रहे थे। यही था अयोध्या डिस्प्यूट। अब बात करते हैं इमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस की। देखो, जब हम 1989 की बात करते हैं ना, 1989 के बाद का जो टाइम था, तो 1989 के बाद का जो टाइम था उसको हम 2 तरीकों से देखते हैं। एक तो है डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस जो है वो खत्म होती जा रही थी या फिर उसकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही थी, उसकी सीटें कम होती जा रही थी। और दूसरा राइज ऑफ बीजेपी, बीजेपी को सक्सेस मिलती जा रही थी, बीजेपी की पोजीशन जो है वो अच्छी होती जा रही थी। ये 2 तरीकों से हम देखते हैं 1989 के बाद का पीरियड। अब हमें यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शंस जो हुए थे 2004 में उनके बारे में बताया गया है। तो उसमें हमें ये बताया गया है कि उस टाइम पे 2004 में जब इलेक्शन होते हैं तो कौन लड़ रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं यूपीए वर्सेस एनडीए होता है। एनडीए मतलब क्या? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें कि बीजेपी और उसके अलाइज आते हैं। यूपीए मतलब क्या? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें कांग्रेस और उसके अलाइज आते हैं। तो कांग्रेस भी कॉलिशन में आ गई थी, यानी कि कॉलिशन बना के लड़ रहे थे। तो यूपीए वर्सेस एनडीए हमको देखने को मिलता है। और क्या होता है, 2004 के इलेक्शन में कांग्रेस जीत जाती है। कांग्रेस मतलब कि यूपीए जीत जाती है, कांग्रेस और उसके अलाइज जीत जाते हैं। उससे हमें क्या पता चलता है कि ये पार्शियल रिवाइवल है कांग्रेस का, क्योंकि 1991 से पहली बार जो है कांग्रेस अपनी सीटों को बढ़ा पाई है। फिर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे वोट के बारे में भी बताया गया है कि वैसे तो कांग्रेस जीती है, ये बात तो सही है, कांग्रेस की सीटें भी बढ़ी है, लेकिन जब हम ये देखते हैं ना कि बीजेपी को कितने वोट पड़े और कांग्रेस को कितने वोट पड़े, तो हम उसमें ये देखते हैं कि बहुत कम का ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, कि दोनों को कितने वोट पड़े। ये हमें बता रहा था कि बीजेपी कितना अच्छा कर रही थी उस टाइम पे, कैसे उभर रही थी।
1990s के टाइम पे हमने 4 ग्रुप को बहुत ही बड़ा होते हुए या इमर्ज होते हुए देखा है। एक ग्रुप था कांग्रेस का, दूसरा ग्रुप था बीजेपी, कांग्रेस और उसके अलाइज, बीजेपी और उसके अलाइज, तीसरा था लेफ्ट फ्रंट और चौथा था अदर पार्टीज, जो इन तीनों में से किसी का हिस्सा नहीं है। हमने देखा कि 1990s के टाइम पर जो हमारा पॉलिटिकल कंपटीशन था वो मल्टी कॉर्नर पॉलिटिक्स हो गया था। तो हमने देखा कि 2004 के इलेक्शन में क्या हुआ। अब ऐसा नहीं है कि पार्टीज के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ही रहता है। ओवर द टाइम किसी ना किसी चीज को लेकर, कुछ ना कुछ चीजों पर पार्टीज के बीच में कंसेंसस भी रहा है, सहमति भी रही है, कुछ चीजें बदले भी हैं। जैसे पहली चीज थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि राजीव गांधी के टाइम पे हमने देखा 1991 के आसपास उसके चेंजेस विजिबल हो गए थे। उसको लेकर काफी सारे लोगों ने विरोध किया था, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के बाद भी जितनी पार्टीज आई हैं पावर में, उन लोगों ने, उन गवर्नमेंट ने इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को जारी रखा। और वो लोग भी मानते हैं कि इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से इंडिया जो है एक अच्छी इकोनॉमिक पावर बनेगा, इंडिया में प्रॉस्पेरिटी होगी। तो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को सारी गवर्नमेंट फॉलो करते आई है राजीव गांधी के बाद से। दूसरा कंसेंसस क्या था कि ओबीसी के सोशल और पॉलिटिकल क्लेम दोनों को ही अब एक्सेप्ट किया जा रहा है। पहले ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, काफी ज्यादा इस पर लेकर वाद विवाद हो रहा था, लेकिन बाद में हमने देखा कि अब लगभग हर पार्टी जो है वो ओबीसी का फेवर करती है। हर पार्टी चाहती है कि हाँ, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और वो लोग ये भी मानते हैं कि ओबीसी का पॉलिटिक्स में भी से होना चाहिए। जब पावर शेयरिंग की बात हो तो उसमें भी ओबीसी को उनकी पावर का हिस्सा जो है वो बिल्कुल मिलना चाहिए, पॉलिटिक्स में भी उनका शेयर होना चाहिए। तो ये दूसरा कंसेंसस था। तीसरा क्या था कि स्टेट लेवल की जो पार्टीज थी, हमने देखा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी थी 1990s के बाद में नेशनल पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो भी गवर्नेंस में आने लगी थी, उनकी मदद से सरकार बनने लगी थी। तो स्टेट लेवल पार्टीज को एक्सेप्ट किया जा रहा था कि हाँ, आपका भी से है नेशनल पॉलिटिक्स में, और आप भी आकर सेंटर में गवर्नमेंट हमारे साथ बना सकते हो, उसमें काम कर सकते हो, ये देखा जा रहा था। तो ये तीसरा कंसेंसस था। और चौथा और आखिरी कंसेंसस था प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन। यानी प्रैग्मेटिक क्या होता है? प्रैग्मेटिक मतलब कि प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, कि अब ऐसे ज्यादा आइडियोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देकर ज्यादा क्या सीट की अरेंजमेंट पे ध्यान दिया जा रहा था। कि अब ज्यादा जैसे आइडियोलॉजी पे भी दो लोग आए, उनकी एक दूसरे से, दो पार्टी की एक दूसरे से आइडियोलॉजी नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने सीट कैसे शेयर करना है ये इसका देख रखा है। तो वो सीट शेयरिंग की वजह से साथ में आके आराम से काम कर लेते थे, ये हमको देखने को मिला। हमें एक एनडीए का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी की हिंदुत्व वाली जो आइडियोलॉजी है उससे उसके सारे अलाइज अग्री नहीं करते, लेकिन उनके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है कि सीट शेयरिंग कैसे होगी, इसलिए फिर भी वो लोग साथ में आकर काम करते हैं। तो ये हमें फोर्थ कंसेंसस बताया गया था। तो यही 4 कंसेंसस उस टाइम पे चल रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बारी 4 मार्कर में पूछा जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ग्रोइंग कंसेंसस क्या था। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बुक 1 के कुछ चैप्टर्स जो बचे हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।